डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसके कितने टाइप हैं, इसके कौन कौन से रूप हैं, अलग अलग प्रकार के टेंस में किस प्रकार का इसका रूप रहता है, ये सब इसके बारे में हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि वर्ब एक विस्तृत टॉपिक है, तो इसको हम 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे और इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको बड़ी क्लासेस में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि किसी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी आप इसको अच्छे से अपने नॉलेज को इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। इसको 2-3 पार्ट में हम पढ़ेंगे। विस्तृत टॉपिक है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके क्या टाइप हैं और इसके कौन कौन से रूप हो सकते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर से कि वो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपना सुझाव दे सकते हैं कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए, वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास कोई भी अगर राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा है जो कि अभी स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं, मैंने इसलिए ये प्रयास किया है ताकि हर बच्चे को इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा थोड़ा करके डेली कोई मैटर मिलता रहे और वो अपने जो स्टडी है वो निर्बाध रूप से जारी रख सके। इसलिए मैं ये छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इसमें आप सभी से सहयोग की मैं आशा करता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस कर दें ताकि एक हफ्ते में जो भी 3 या 4 जो वीडियो नए आते हैं उसकी जानकारी आपको आपके नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप उसको बिना समय गंवाए आप उसको देख सकें। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा वर्ब। A verb is an action word which says something about some person, place or thing. वर्ब वास्तव में क्या है? वर्ब वास्तव में एक एक्शन वर्ड है जो हमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में हमें बताता है। सब्जेक्ट होता है कर्ता। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। तो कर्ता क्या कर रहा है ये बताने वाला शब्द ही एक सेंटेंस के अंदर वर्ब होता है, यानी वो किसी कर्ता का एक्शन वर्ड होता है, उसी को हम वर्ब बोलते हैं। और इसकी एक बहुत ही आसान सी मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ कि हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पढ़ना, जैसे लिखना, चलना, हंसना। अब इनमें कॉमन क्या है? इनके पीछे क्या आ रहा है? ना। क्या आ रहा है? ना। ऐसे हिंदी के इस प्रकार के क्रियात्मक शब्द जिसके पीछे ना आ जाए वो ही अंग्रेजी में वर्ब कहलाते हैं। अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो जैसे लिखना को हम क्या बोलते हैं? राइट। पढ़ना को हम क्या बोलते हैं? रीड। ठीक है ना। ऐसे हंसना को क्या बोलते हैं? लाफ। तो ये सब क्या है? एक्शन वर्ड हैं। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, सोना, खाना, पीना, रोना, हंसना, पढ़ना, कूदना, लाना, ले जाना, तोड़ना, बनाना, पकाना। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो वर्ब वर्ड्स कहलाते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड कहते हैं। और यही एक्शन वर्ड को हम आगे चलकर वर्ब का रूप दे देते हैं। तो चलिए इसमें हम आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक स्लाइड में दिख रहा है कि वर्ब इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना महत्वपूर्ण है।
विदाउट वर्ब वी डोंट हैव एन एक्यूरेट सेंटेंस, सो देर मस्ट बी वर्ब इन ए सेंटेंस। बिना वर्ब के हम इंग्लिश में या हिंदी में किसी सेंटेंस को सही तरीके से नहीं लिख सकते। इट मीन्स वर्ब वर्ड टेल्स अबाउट एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का होना आवश्यक है, जो कि सब्जेक्ट का एक्शन बताता है, और उसी के द्वारा हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना अति आवश्यक है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि उसके अंदर वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ब का होना महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ही गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ ही गोज़ टू स्कूल, तो ही का एक्शन क्या है कि वो स्कूल जाता है, तो यहाँ गो है वो वर्ब का रूप है। लेकिन अगला जो वाक्य है स्टॉप हेयर, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं है, स्टॉप हेयर रुक जाओ, रुको यहाँ, इसका मतलब रुको यहाँ, यह सेंटेंस तो बन गया। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ गए कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वही सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है ना? किसी ने ये कहा स्टॉप हेयर, यहाँ रुको, रन फास्ट, तेज दौड़ो, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर रन और स्टॉप वर्ब है, और वर्ब है तो हम ये दो सेंटेंस है स्टॉप हेयर, रन फास्ट, इनमें सब्जेक्ट ना होते हुए भी इसका सेंस हम समझ गए। तो ये है वर्ब की क्वालिटी कि वर्ब अगर सेंटेंस के अंदर है तो ही हम किसी सेंटेंस का सही सेंस मालूम कर सकते हैं। उसका वास्तव में क्या अर्थ निकल रहा है वो हमें तभी मालूम होगा जब किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब हो, यानी वर्ब है तो ही कोई सेंटेंस है वो एक्यूरेट हो सकता है और उसका मतलब हमें समझ में आ सकता है। चलिए हम इसको आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे लाफ, इसका मतलब होता है हंसना, राइट लिखना, क्लाइंब चढ़ना, रीड पढ़ना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, क्लैप ताली बजाना, वॉक चलना, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? वर्ब के एग्जाम्पल है। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो इन सब के पीछे अंत में क्या आएगा? ना आएगा। तो हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं वो वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं कि इस प्रकार का कोई एक्शन वर्ड जिसका हिंदी अनुवाद करें तो उसके अंत में ना आए, उसको हम वर्ब समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे और पढ़ते हैं। अब वर्ब के हम पढ़ेंगे काइंड्स। काइंड्स का मतलब कि वर्ब के प्रकार कौन कौन से हैं। काइंड्स का मतलब वर्ब के जो प्रकार हैं या टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है। अब आगे वर्ब कौन कौन से होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, वो तो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इसमें शुरू की इन्फॉर्मेशन है, जो इस वर्ब की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पहले बनाई है वीडियो, उसकी वीडियो पहले बनाई है। इसका टेंस के अकॉर्डिंग कैसे प्रयोग करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे वर्ब का सबसे पहले आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर आता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक्सिलरीज वर्ब। 3 प्रकार की वर्ब होती है। हो सकता है कई किताबों में, किसी के नोट्स में या ग्रामर की बहुत सारी किताबें होती हैं, उनमें इनके सिनोनिम्स वर्ड आ जाएं वहाँ पर, यानी जैसे इनके सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, यानी टाइप्स के अंदर इनके सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द से टाइप के अंदर लिख दिए गए हों। लेकिन वास्तव में जो वर्ब के जो टाइप हैं वो यही होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक्सिलरीज वर्ब होती है। अब ये क्या होती है वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस बट वी कैन अंडरस्टैंड इट्स फुल सेंस। जब ये कहता है कि इस प्रकार का सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कर्म नहीं होता। जैसे सेंटेंस में हमने सबसे पहले पढ़ा था स्पोक का, ठीक है ना? तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ये एक सेंटेंस के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है,
लेकिन हम उसका सेंस समझ जाएं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे द बॉय रन्स, द बॉय ये सब्जेक्ट है, रन्स दौड़ता है। अब कहाँ दौड़ता है, किस पर दौड़ता है, इसका हम समझ रहे हैं। द बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीज़ है। सेंटेंस बन गया, हम इसका सेंस समझ गए। इसका सेंस है कि लड़का है, मैदान में दौड़ रहा है या ट्रैक में दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं दौड़ रहा है। द स्टार्स ट्विंकल, तारे चमकते हैं। तो हमें पता है तारे कहाँ चमकते हैं, आसमान में चमकते हैं तारे। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीज़ है। ट्विंकल ये यहाँ पर चमकना, टिमटिमाना जिसको हम बोलते हैं। ही रीड्स, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है, मतलब वो किताब पढ़ रहा होगा या न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा या कोई बुक पढ़ रहा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और रीड, ही सब्जेक्ट है और रीड है वो वर्ब है। इट वर्क्स, यह काम करता है। तो यानी ये कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनके अंदर क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीज़ हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। जहाँ ऑब्जेक्ट का एब्सेंस हो किसी सेंटेंस के अंदर और इस प्रकार की वर्ब का प्रयोग वहाँ पर हुआ हो, तो हम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं, द वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, हम इसको ये बोल सकते हैं। अभी हमारे पास जो अगला जो आता है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, हेयर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट विद वर्ब। यहाँ वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट मिलता है हमें। जैसे ही रीड्स न्यूज़पेपर, तो ही सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब हो गया और न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पैटर्न क्या बना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही राइट्स ए नोट, शी राइट्स ए नोट, स्टूडेंट प्लक्स फ्लावर, ही ब्रिंग्स वाटर, ही लर्न्स टेबल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें मिल रहा है सब्जेक्ट, फिर मिल रहा है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद तुरंत बाद हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो यानी किसी सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट मिले तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आए, उसके बाद वर्ब आए और वर्ब के तुरंत बाद क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए। तो इस प्रकार के वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो वहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। समटाइम्स देर आर टू ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पर ये माइंडेड, ये ऑटो टाइप हो गया, यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जो शब्द आ रहा है यहाँ पर माइंडेड, यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान दे लें कि इस शब्द का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। तो जैसे यहाँ पर कई बार दो सेंटेंस आ जाते हैं। मिस्टर शर्मा टीचेज अस संस्कृत, मिस्टर शर्मा टीचेज अस संस्कृत। जो मिस्टर शर्मा है वो हमें क्या पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और संस्कृत है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी किसी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब के तुरंत बाद होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के तुरंत बाद होगा और उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मिस्टर शर्मा टीचेज अस संस्कृत, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा टीचेज अस संस्कृत, तो मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट। टीचेज क्या हो गया, टीचेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, टीचेज का मतलब यहाँ हो गया, टीचेज का मतलब यहाँ हो गया वर्ब। क्या हो गया, वर्ब। और अस क्या हो गया,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और संस्कृत क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, ही गेव मी ए नोटबुक। अगला जो वाक्य है वो क्या है? ही गेव मी ए नोटबुक। तो यहाँ मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए नोटबुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद में टू ऑब्जेक्ट हों तो वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा वो कौन सा होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लें। यहाँ पर ये जो मैंने शब्द लिखा था इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर माइंडेड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। अब आगे आता है हमारा अगला जो सेंटेंस है वो आता है हमारा एक्सिलरीज। कौन सा आता है? एक्सिलरीज वर्ब। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे इसको इनको कहीं पर हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, कहीं एक्सिलरीज भी बोल देते हैं। इनके आगे आगे वर्ब भी इनके आगे अलग अलग आगे जैसे टाइप भी हो सकते हैं। द वर्ब्स विच आर यूज बिफोर मेन वर्ब इन द सेंटेंस टू स्पेसिफाई द टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब और दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। यानी ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब से पहले यूज होती है, और मेन वर्ब से पहले यूज होकर ये किसी सेंटेंस के टेंस को स्पेसिफाई कर देती है। हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है, यानी एक्सिलरी वर्ब से हमें ये पता चलता है कि कोई जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है या प्रेजेंट टेंस का है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस में कौन से पार्ट का है, पास्ट का है तो पास्ट में कौन से पार्ट का है, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में कौन से पार्ट का है। हम सभी जानते हैं कि ये 3 प्रकार का टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन सभी के आगे 4-4 पार्ट होते हैं। तो इन टेंस का किसी सेंटेंस कोई सेंटेंस किस टेंस का है इसका ज्ञान हमें कौन सी वर्ब करवाती है? एक्सिलरीज वर्ब करवाती है, जिसको साधारण भाषा में हम क्या बोल देते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। सहायक क्रिया क्या बोल देते हैं? सहायक क्रिया। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शेल, हैड, डू, डिड, डज, ये सभी क्या हैं? किसके प्रकार हैं? ये सभी प्रकार हैं हेल्पिंग वर्ब्स के। ठीक है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या है? गोइंग ये तो है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। इज है वो कौन सी है? एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें कोई जो कर्ता का जो एक्शन है, कर्ता का जो एक्शन है वो ऑन प्रोग्रेस है। कर्ता का जो एक्शन है वो क्या है? ऑन प्रोग्रेस है इसमें, यानी कोई कार्य अभी हो रहा है, अभी अभी में कोई कार्य हो रहा है। इसलिए इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है। तो यानी ये जो सारी जो वर्ब्स होती हैं इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इसके और भी इसमें हो सकते हैं। जैसे इसमें डू भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है, डज भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है। कुछ मोडाल्स हैं वो भी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, वो भी सारे इसके अंदर आ सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरीज वर्ब बोलते हैं, और ये मेन वर्ब से पहले यूज होती हैं। इनका काम क्या है कि ये स्पेसिफाई कर देती है कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस का है, कोई जो सब्जेक्ट है वो उसने किस टाइम क्या एक्शन किया, इसका हमें पता चलता है एक्सिलरीज वर्ब से हमें पता चलता है। तो आज का ये वीडियो था, इसको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ख़ास करके उन बच्चों को शेयर करें जो जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई ट्यूटर नहीं है, वो घर पे पढ़ाने वाला कोई है नहीं,
या किसी व्यस्तता के कारण जो घर के सदस्य हैं वो उनको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की सहायता करें, उनको ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में एक और बता दें कि सब्सक्राइब जो वर्ड होता है यूट्यूब चैनल में, उसके पास में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया वीडियो मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसको पढ़ते रहें और बच्चों की सहायता करते रहें। लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर पर बैठ के पढ़ सकें, इसके लिए मैंने एक ये छोटा सा प्रयास किया है। तो आप सभी से आशा है कि सहयोग करें, जो भी वीडियो देख रहा है वो सहयोग करें और बच्चों तक ये पहुंचाने का कोशिश करें। धन्यवाद।